हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे YouTube डॉक्टरी चैनल में। मैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी दमा ट्रीटमेंट के दौरे के बारे में। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंचती रहे। हम इसी तरह की नई नई वीडियो आप तक लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दमा का दौरा जब बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है तब इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इमरजेंसी अवस्था में रोगी मौत से भीषण संघर्ष करता प्रतीत होता है। तत्काल चिकित्सा सुविधा न मिल पाने पर रोगी परलोक भी सिधार सकता है। इस रोग से संबंधित रोगी भारत में बहुतायत में देखने को मिलते हैं। आजकल देश में बढ़ रहा भयंकर प्रदूषण इस रोग की जड़ है। जिस गस्त से आजकल भारत में दमा संबंधी रोग बेलगाम बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय बनता जा रहा है। श्वसन संबंधी रोगियों की जो आजकल सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालों में बाढ़ सी आ गई है। वर्षा तथा शरद मौसम में या किसी भी समय जब ऐसे रोगी को देखने का अवसर मिलता है जो श्वास की कठिनाई से व्याकुल होता है और उसको एफेड्रीन या अन्य श्वास वाली मौखिक वायरल दवा से लाभ नहीं हो पाता, तो ऐसी दशा में रोगी का शीघ्र निदान करके तुरंत आपातकालीन उपचार इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में स्वयं रोगी द्वारा अथवा रोगी के अभिभावकों द्वारा या डॉक्टर द्वारा बरती गई लापरवाही गैर जिम्मेदारी खतरनाक हो सकती है। रोगी मौत के मुंह में जा सकता है। यदि सामान्य हॉस्पिटल्स में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध ना हो तो रोगी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। रोगी को तत्काल किसी सुविधा संपन्न अस्पताल की शरण में तत्काल भेज देना चाहिए ताकि वहां जाकर उसके जीवन की रक्षा संभव हो सके। अब बात करते हैं इसके प्रमुख कारण के बारे में। प्रमुख कारण में पुराने श्वास रोगी के श्वसन तंत्र में संक्रमण लग जाना, लंग्स में नया संक्रमण लग जाना, खान पान की गड़बड़ी, अनुचित विरुद्ध आहार, एलर्जी अथवा एनोरेक्सिया, उचित समय पर ट्रीटमेंट ना हो पाना, उचित ट्रीटमेंट का अभाव हो जाना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट एकाएक बंद कर देना, रोग के प्रति लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का रवैया इख्तियार करना, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट, दवाइयां कभी कभार प्रयोग करना, नियमित दवाइयों का अभाव रहना, धूल धुएं के संपर्क में आते रहना, प्रदूषण युक्त स्थानों कारखानों में कार्य करना अथवा ऐसे दूषित वातावरण में रहना। अगर इसके प्रमुख लक्षण की बात करें तो रोगी सांस लेने में असमर्थ हो जाता है। रोगी बेचैनी व्याकुलता अनुभव करता है। रोगी के चेहरे पर मौत का आसन संकट दृष्टिगोचर होता है। रोगी का सांस उथला हो जाता है। सांस की धुन स्पष्ट सुनाई देने लगती है। छाती पर स्टेथोस्कोप लगाने पर सीटियां सी बजती सुनाई देती हैं। रोगी बेचैनी घबराहट अनुभव करता है। रोगी कभी उठ जाता है और कभी बैठ जाता है अथवा करवटें बदलता रहता है। रोगी लेट पाने में असमर्थ हो जाता है। रोगी बार बार अवस्थाएं बदलता रहता है। जिस अवस्था में उसे चैन मिलता है अंत में वो उसी अवस्था में चुपचाप पड़ा रहता है। रोगी मानसिक अवतनाव में रहता है। रोगी को डर भय सताता रहता है आदि। अब बात करते हैं इसके निदान के बारे में। इसका निदान कैसे किया जाए। सांस नालिकाओं की ऐंठन तथा सूजन के कारण सांस में उत्पन्न कठिनाइयों को ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। इसका निदान करना आसान है। रोगी साधारणतः मध्य आयु का या बुढ़ा होता है। वो सांस छोड़ता है तो देर तक सी सी की आवाज आती है, जबकि सांस लेते समय यह आवाज बहुत कम समय के लिए सुनाई देती है। उसे शीघ्र सांस लेना पड़ता है। रोगी बताता है कि इस प्रकार का दौरा उसे पहले भी पड़ चुका है। सांस की इस कठिनाई को डिस्पीनिया कहते हैं। सांस की आवाज रांची कहलाती है, जो स्टेथोस्कोप छाती पर रखते ही स्पष्ट सुनाई देती है। सांस के पुराने रोगियों का विशेषकर 60 साल से ऊपर वाले अवस्था में हार्ट भी प्रभावित हो जाता है। अतः ऐसे रोगियों के उपचार में कुछ अंतर रखना पड़ता है। ऐसे रोगी के परिश्रम करने, तेज पैदल चलने या सीढ़ी चढ़ने से आदि सांस की कठिनाइयां साधारण अवस्था में बढ़ जाती हैं, तो फिर उसका हार्ट भी प्रभावित हो चुका है और दमा के साथ हार्ट फेल का रोग भी है आदि।
अब आगे बात करते हैं इसके इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में, जिसे हम आपातकालीन चिकित्सा कहते हैं। दमा का दौरा आपातकालीन अति जटिल अवस्था का नाम है जिसमें रोगी को तत्काल डॉक्टर सुविधा की आवश्यकता होती है। सांस के दौरे में रोगी की सफल ट्रीटमेंट का राज इस बात पर निर्भर करता है कि रोगी को आरंभ में उचित मात्रा में उपयुक्त दवाई दी जाए। रोगी अधिक देर तक रहने से उस रोगी की सांस की नालिकाओं में गाढ़ा बलगम जम जाता है जो सांस की कठिनाई को अधिक कर देता है। सीमित सुविधाओं के अंदर उचित उपचार हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले सांस की नालिकाओं की ऐंठन नियंत्रित की जाए। संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक्स का दवा का प्रयोग किया जाए। सांस नालिकाओं से बलगम आदि साफ करके वायु के आने जाने के रास्ते साफ किए जाएं तथा आवश्यकता हो तो आईवी फ्लूइड इंट्रावीनस द्वारा देकर संतुलित किया जाए, क्योंकि तीव्र सांस की दशा में भाप बनकर अधिक द्रव का नुकसान होता है और यह लॉस पूरा होना चाहिए। नंबर 2, सांस के दौरे में कुछ रोगियों में इंजेक्शन एड्रेनालिन से हृदय गति में वृद्धि होकर घबराहट तथा श्वसन क्रिया तीव्र हो जाती है, अतः इसका प्रयोग सावधानी से करें। यह शक्तिशाली दवा है जो सांस की नालिकाओं को खोल देती है। यह स्ट्रॉन्ग ब्रोंचोडायलेटर कहलाती है। इंजेक्शन एड्रेनालिन 1 ml जो 1:1000 अनुपात के विलियन वाला है हो त्वचा पर बहुत धीरे धीरे 5 मिनट तक लगाना चाहिए। नंबर 3, 60 साल से ऊपर वाले रोगियों में, हार्ट रोगों में, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह तथा हाइपरथायरॉयडिज्म के रोगियों को यह दवा प्रयोग नहीं करानी चाहिए। ऐसे रोगियों को इंजेक्शन एमिनोफाइलिन 1 या 2 एम्पुल अर्थात 250 से 500 mg तक 5% ग्लूकोज विलियन द्वारा हल्का करके सिरा द्वारा आईवी बहुत धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक लगाना चाहिए। जवान रोगियों में इस दवा की कुल मात्रा 24 घंटे के अंदर 2 ग्राम अर्थात 10 एम्पुल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस दवा के प्रयोग के समय ब्लड प्रेशर को सावधानी से देखते रहें जो कम हो जाया करता है। ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 mmHg से नीचे आने लगे तो तुरंत इंजेक्शन लगाना बंद कर दें तथा उचित ब्लड प्रेशर होने पर ही इसका प्रयोग करें। नंबर 4, सांस रोगियों के लिए विशेषकर सांस के दौरे के समय कार्टिकोस्टेरॉइड अर्थात प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन आदि दवाइयां जीवन दाता के रूप में काम करती हैं। यह दवा सांस के दौरे में अधिक मात्रा में प्रयोग की जानी चाहिए। आरंभ में 4 से 8 mg तक डेक्सामेथासोन प्रयोग की जानी चाहिए। अगर इसके व्यापारिक नाम की बात करें तो इडाजोन इंजेक्शन कंपनी IDPL, नंबर 2 डेक्सोना इंजेक्शन कंपनी कैडिला, नंबर 3 वाइसिलोन इंजेक्शन कंपनी वेथ आदि 1/2 या 1 वायल को सिरा में दें तथा इसके पश्चात 1/2 से 1 ml की प्रत्येक मात्रा IV या IM द्वारा 6 से 8 घंटे बाद देते रहें। इसके स्थान पर बीटा मीथाजोन, व्यापारिक नाम बेटनिसॉल, गैलेक्सो कंपनी, वेलकोराट, वेलकेयर कंपनी आदि में से कोई भी एक इंजेक्शन इस प्रकार लगाया जाता है। जैसे जैसे रोगी का कष्ट दूर होकर उसे लाभ होता जाए वैसे वैसे दवा की मात्रा कम करके प्रयोग के समय में वृद्धि की जा सकती है। इन दवाओं की अधिक मात्रा में अधिक समय 2 या 3 दिन तक प्रयोग के कारण रोगी के शरीर में लवण असंतुलन हो जाता है, जिसे ठीक करने के लिए रोगी का नमक बंद कराकर उसके स्थान पर पोटेशियम साल्ट का शरबत जैसे कि सप सिप्लाई या केलाइट वेलेस कम आदि दें। नंबर 5, लंग्स तथा श्वसन तंत्र के संक्रमण को रोकने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे टेट्रासाइक्लिन 250 मिलीग्राम, व्यापारिक नाम कंपनी साराभाई रेस्टेसिलिन कैप्सूल, हेस्टासाइक्लिन कंपनी IDPL आदि 6 घंटे बाद या एम्पिसिलिन 500 मिलीग्राम जैसे कंपनी अल्बेरिसिलिन, हेक्स्ट कंपनी कैप्सूल, बेसिसिलिन, बायोकेन कंपनी कैप्सूल, रेशिसिलिन कंपनी रैंडेक्सी आदि प्रातः दें। यदि इन प्रतिजीवी दवाओं से लाभ ना हो रहा हो तो इंजेक्शन जेंटामाइसिन 40 मिलीग्राम का मास द्वारा 6 घंटे बाद या क्लोराम्फेनिकॉल 500 मिलीग्राम
इंजेक्शन इंट्रोजेट फॉर्मेट का 1/2 साथ साथ दें। नंबर 6, दवाओं का प्रभाव होने तथा सांस नालिकाओं की ऐंठन दूर होने में समय लग जाता है, अतः रोगियों को कहें कि वो थूक निकालने का प्रयत्न करें, जो थोड़ा खांसने से सरलता से निकल जाता है। खांसी के शरबत, कफ एक्सपेक्टोरेंट जैसे सिरप कैल्सिट्रॉन एल्बोट या सिरप एस्टिलेक्स वेलकम जिसमें आयोडाइड हो, गर्म जल में मिलाकर रोगी को दिया जाए। यह सिरप 6 घंटे बाद दें। ध्यान रहे कि इन दवाओं में से रोगी को एलर्जी ना हो। नंबर 7, सांस के दौरे में तीव्र क्रिया शोषण के कारण प्रतिदिन लगभग 200 ml द्रव व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि इसमें सांस की भाप के अतिरिक्त रोगी को पसीना भी आ सकता है। यदि रोगी मुंह द्वारा तरल जैसे गर्म जल या चाय आदि ना ले सके तो जिनको शुगर की बीमारी ना हो उनको डेक्सट्रोज 5% सिरा द्वारा आईवी इंफ्यूजन देना चाहिए। अगर शुगर की बीमारी हो तो एनएस देना चाहिए। ध्यान रखें कि शरीर में तरल की अधिकता से भी रोगी के फेफड़ों में तरल इकट्ठा होकर कंजक्शन या ओवरलोड से हानि हो सकती है। नंबर 8, अधिक समय तक सांस का दौरा रहने की स्थिति में रोगी के शरीर में एसिडिक हो सकती है, जिसके कारण ट्रीटमेंट असफल रहती है। ऐसे स्थिति में सोडियम बाइकार्बोनेट 50 से 100 ml तक 7.5 ml पर मिनट धीमी गति से सिरा द्वारा आईवी दिया जाए। यदि कुछ सुविधा उपलब्ध हो तो ब्लड प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट का टेस्ट कराकर वास्तविक कमी का पता लगाएं, तब इसे दें। नंबर 9, रोगी का कफ जब गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है तब सांस मार्ग में कफ फंसकर सांस मार्ग को बंद कर देता है। इस अवस्था की सर्वप्रथम चिकित्सा करनी चाहिए। इस अवरोध को हटाना ही डॉक्टर का प्रथम कर्तव्य होता है। अधिकांश रोगी इस अवस्था के कारण मौत की भेंट चढ़ जाते हैं। नंबर 10, एंटीबायोटिक दवाइयां कफ के इस अवरोध को तत्काल दूर कर देती हैं। इस अवस्था में यदि सांस प्रणाली में इंफेक्शन भी हो तो एंटीबायोटिक्स दवाइयां श्रेष्ठ प्रभाव पैदा करती हैं और रोगी के स्वास्थ्य में जल्द ही आशाजनक व्यापक सुधार परिलक्षित होता नजर आता है। नंबर 11, ऑक्सीजन देने से रोगी गंभीर अवस्था में जाने से बच जाता है। सांस अवरोध में ऑक्सीजन देने से श्रेष्ठ लाभ नजर आता है। रोगी की घबराहट, बेचैनी और व्याकुलता समाप्त हो जाती है। नंबर 11, कॉन्स्टिपेशन हो तो रोगी का पेट साफ करने के बाद ही आशाजनक सुधार नजर आने लगता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन लगाना गुणकारी रहता है। नंबर 12, रोगी को घुटन भरे कमरे में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। सांस के तीव्र दौरे के दौरान रोगी खुली हवा में रहना चाहता है। बंद कमरे में उसको सांस और ज्यादा घुटती अनुभव होती है। कमरा हवादार तथा प्रदूषण रहित होना चाहिए। कमरे का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि रोगी राहत की सांस ले सके। नंबर 13, अमीनोफाइलिन इंजेक्शन नॉर्मल सेलाइन में घोलकर नस से देना गुणकारी रहता है। रोगी को इंजेक्शन लगाने के कुछ ही समय उपरांत रोगी की स्थिति में सुधार आता नजर आने लगता है। रोगी को नींद न आने की दिशा में नींद लाने वाली दवाइयां आवश्यकता अनुसार सेवन कराई जा सकती हैं। रोगी को अपनी जब तक आराम ना आ जाए तब तक निगरानी में रखें। नंबर 13, इनहेलेशन की आवश्यकता हो तो तुरंत सल्ब्यूटामॉल इनहेलर दें। आवश्यकता अनुसार हर 2 घंटे बाद दोहराएं, इससे सांस आने लगता है और रोगी को बेचैनी और घबराहट तथा व्याकुलता में कमी आ जाती है। अब बात करते हैं इसके सावधानी के बारे में। एलर्जी से बचा कर रखें, प्रदूषण युक्त वातावरण से बचाएं, चिंता तनाव से बचाएं, डर भय से बचाएं, धूल धुआं तीव्र गंध के संपर्क में ना आने दें, सिगरेट बीड़ी हुक्का वर्जित कराएं, शराब बिल्कुल ना पीने दिए, तंबाकू वर्जित कराएं। रोगी की व्याकुलता कम करने के लिए टैबलेट विलियम 2 mg या 5 mg टैबलेट रोज कंपनी का, टैबलेट लिवरियम रोज कंपनी का आदि में से कोई एक टिकिया प्रतिदिन 3 बार दें। अधिक मात्रा में यह दवा प्रयोग ना करें। मॉर्फिन या पेथाडिन आदि कोई भी इस प्रकार की दवा प्रयोग ना करें, क्योंकि इनसे श्वसन केंद्र प्रभावित होकर हानि हो सकती है। यदि हार्ट के कारण श्वास का दौरा पड़ता है जो एड्रेलिन या इस प्रकार की अन्य कोई दवा ना प्रयोग करें जो हानिकारक सिद्ध हो सकती है। यदि आरंभ में एड्रेलिन के प्रयोग से लाभ नहीं हो रहा हो तो इसे पुनः प्रयोग ना करें।
प्रारंभिक चिकित्सा की दवाओं को अनियमित ढंग से बंद ना कर दें। रोगी को ऐसे स्थानों में कार्य करने से मना कर दें जहां रोग बढ़ने की संभावना नजर आती हो। प्रतिरोधी केस, जिसे हम रेजिस्टेंस केस कहते हैं, कभी कभी ऐसे रोगी भी मिल जाते हैं जो पुराना रोगी होता है। उपरोक्त उपचार से भी उसे पर्याप्त लाभ ना हो तो ऐसे रोगी को कई दिन तक निरंतर उपचार करना चाहिए। ऐसे रोगी में कई दिन तक सांस की नालिकाओं की ऐंठन दूर ना हो तो श्वसन क्रिया के फेल होने का भय रहता है, जिसके लिए अस्पताल में ऑक्सीजन तथा अन्य सहायता दी जा सकती है। जब उपरोक्त विधि से उपचार के बाद नालिकाओं की ऐंठन नियंत्रित में ना आ जाए तो इंजेक्शन वाली दवाओं को धीरे धीरे कम किया जाए और उसके स्थान पर मुख द्वारा दवाई देनी आरंभ कर दें। श्वास विरोधी कई पेटेंट दवाइयां उपलब्ध हैं, उनमें से कोई भी दवाइयां जो रोगी को अनुकूल हो देते रहें। यह था आज इस दवा के बारे में जानकारी। तो आई होप आपको इस वीडियो से जानकारी प्राप्त हुई है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, यह थी आज दमा की दौरे के बारे में जानकारी। इस वीडियो में आपको दमा के दौरे के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने की कोशिश की गई है, ताकि आपके दमा के दौरे से जुड़े जितने भी सारे सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह जानकारी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और यदि इस वीडियो से जुड़ी आपके पास कोई सवाल या किसी प्रकार का सुझाव हो तो हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो से मिलने वाली जानकारी आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके जिससे उन्हें भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।